नमस्कार। मैं आज आपको वर्ण के बारे में बताने जा रही हूँ। विश्व के सभी समाजों में सामाजिक वर्ग अवश्य पाए जाते हैं। इतना अवश्य है कि कहीं सामाजिक वर्गों का निर्माण जन्म के आधार पर हुआ है तो कहीं धन के आधार पर। मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा व्यवसायों के आधार पर समाज का विभिन्न वर्गों के रूप में विभाजन प्राय सभी देशों में देखने को मिलता है। भारत के विचारकों ने भी मनुष्य की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक स्थिरीकरण की ऐसी योजनाओं को अपनाया जिसके अंतर्गत समाज को कार्यात्मक दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। ये 4 वर्ग ही 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम से जाने जाते हैं। वर्ण व्यवस्था सामाजिक स्थिरीकरण की एक ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति के गुण तथा कर्म पर आधारित है तथा जिसके अंतर्गत समाज का 4 वर्गों के रूप में कार्यात्मक विभाजन हुआ है। यहाँ गुण तथा कर्म का तात्पर्य व्यक्ति के स्वभाव एवं सामाजिक दायित्वों से है। अब मैं आपको वर्ण व्यवस्था की विशेषताएं बताने जा रही हूँ। विश्व की सामाजिक व्यवस्थाओं में वर्ण व्यवस्था का एक अद्वितीय स्थान है। इस व्यवस्था की कुछ संरचनात्मक एवं कार्यात्मक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। श्रम विभाजन पर आधारित वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों के कर्म इस प्रकार निर्धारित किए गए थे कि सभी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। प्रत्येक अपने दायित्व का पालन करता हुआ सामाजिक प्रगति में योग देता था। विशेषीकरण में सहायक, जहाँ वर्ण व्यवस्था में विभिन्न प्रकार के कार्यों का विभिन्न वर्णों में विभाजन हुआ है, वहाँ उसके परिणाम स्वरूप पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही प्रकार के कार्यों को करते रहने से लोगों को कार्य विशेष में निपुणता भी प्राप्त हुई है। इससे संपूर्ण समाज को विशेषीकरण का लाभ मिला है। गुण एवं स्वभाव पर आधारित, यद्यपि कुछ लोग वर्ण व्यवस्था को जन्म पर आधारित स्थिरीकरण के रूप में मानते हैं, लेकिन प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से प्राप्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि भारत में इस व्यवस्था का आधार व्यक्ति के गुण एवं स्वभाव रहा है। धीरे धीरे इस व्यवस्था में कठोरता आती गई और जन्म का महत्व बढ़ता गया। शक्ति एवं अधिकारों का निश्चित वितरण, इस प्रकार हम देखते हैं इस व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न वर्णों की भिन्न भिन्न शक्तियां और अधिकार रहे हैं। यद्यपि शक्ति और अधिकार की दृष्टि से ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च रही है, परंतु अन्य वर्णों को भी सामाजिक दृष्टि से महत्व दिया गया है। सभी वर्णों को समाज रूपी शरीर के विभिन्न अंगों के रूप में मान्यता प्रदान कर सभी के कार्यों को सामाजिक दृष्टि से अत्यंत उपयोगी माना गया है। कौन किस कार्य को करेगा, कौन किस वर्ण का सदस्य होगा, यह व्यक्ति विशेष के गुण एवं स्वभाव पर निर्भर करता है। धीरे धीरे विभिन्न वर्णों में शक्ति एवं अधिकार की दृष्टि से एक निश्चित संस्करण पनपने लगा, जिसने एक वर्ण को दूसरे से ऊंचा अथवा नीचा मानने में योग दिया है। व्यवसायों का पूर्व निर्धारण, वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक वर्ण के कुछ परंपरागत पूर्व निर्धारित व्यवसाय रहे हैं। साधारणतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण से संबंधित व्यवसाय को अपनाने की ही आज्ञा थी।
यद्यपि भृगु ने बताया है कि व्यक्ति के व्यवसाय के आधार पर ही उसका वर्ण निर्धारित होता था, लेकिन यह वर्ण व्यवस्था के विकास की प्रारंभिक व्यवस्था के समय की बात है। बाद में तो व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण उसके वर्ण विशेष की सदस्यता के आधार पर ही होने लगा। फिर भी इतना कहा जा सकता है कि व्यावसायिक निश्चितता वर्ण व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुणात्मक प्रेरणा। वर्ण व्यवस्था ने व्यक्ति को अपने वर्ण धर्म का पालन करने की विशेष प्रेरणा प्रदान की। ये कहा गया कि जो व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा उसे इस जीवन में तो उच्च स्थान प्राप्त होगा ही, परंतु आगामी जीवन में भी इसका फल मिलेगा। उसका जन्म ज़्यादा अच्छे कुल और वर्ण में होगा। इस प्रेरणा ने व्यक्ति को कर्तव्य पालन के लिए विशेष प्रोत्साहन दिया। आध्यात्मिकता का पर विशेष जोर। भारतीय संस्कृति में अध्यात्मवाद को विशेष महत्व दिया है। वर्ण व्यवस्था को धर्म के साथ इस प्रकार जोड़ दिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने दायित्व निर्वाह को पुनीत कर्तव्य के रूप में समझने लगा। भारतीय विचारक इस बात से भली भांति परिचित थे कि अनावश्यक व्यक्तिगत स्वतंत्रता सामाजिक संघर्षों को बढ़ाने में योग देती है। यही कारण है कि यहाँ वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वर्ण धर्म का निर्धारण इस प्रकार किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति स्वधर्म के पालन को सर्वाधिक महत्व दे। वर्ण व्यवस्था में सामूहिक कल्याण के साथ साथ व्यक्तिगत आकांक्षाओं की पूर्ति पर भी पूरा ध्यान दिया गया है। कर्म के सिद्धांत और पुनर्जन्म की धारणा पर जोर। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न व्यक्ति अपनी सामाजिक स्थिति संतुष्ट रहें और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का पालन करते रहें। इस हेतु इस व्यवस्था को कर्म के सिद्धांत एवं पुनर्जन्म की धारणा के साथ जोड़ दिया गया। ऐसा करके एक और व्यक्ति को अपनी सामाजिक स्थिति के प्रति संतुष्ट रहने और दूसरी ओर अपने दायित्वों का ठीक ढंग से निर्वाह करने की प्रेरणा प्रदान की गई।